और इसीलिए मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी की जो या बीजेपी की जो राजनीति है वो बांटने की राजनीति है। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम, हरियाणा में जाट नॉन जाट, ये इस तरीके से बांटने की राजनीति है कि मोदी जी के आने के बाद जो लोग कहते थे हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, उनकी चौथी पीढ़ी आते आते आज जनेऊधारी हिंदू हो गए हैं। मंदिर जाना अपना अपमान समझते थे, आज कोई हनुमान मंदिर जा रहा है। जो लोग कहते थे राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। आपका इशारा गांधी परिवार की तरफ कोई भी हो कि मोदी है तो मुमकिन है। अगर आतंकवादी जहां पे 2005 से लेकर के और 2012-13 तक जगह जगह विस्फोट हुए थे, मोदी जी के आने के बाद पूरी तरह शांति है कि कांग्रेस की अब क्या अहमियत रह गई है, कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस जिसने कहा था कि मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, जब कभी भी कोई आपदा, कोई संकट और देश के सामने कोई संकट आएगा तो आज का गांधी परिवार या इटली में या इंग्लैंड में नजर आएगा, भारत में नहीं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें सबसे पिछड़ी सीट कोई होगी, विकास में सबसे पिछड़ी सीट होगी तो अमेठी और रायबरेली आती है। सवाल यह है कि इसके बावजूद अमेठी और रायबरेली से आप और राहुल गांधी को हरा क्यों नहीं पाए? आप सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं, मुसलमानों की बात नहीं करते हैं। तो आरोप मुझ पे तब भी लग रहे हैं। जिस प्रकार का प्रदर्शन रहा बीजेपी का, आप उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, आपने वैसा प्रदर्शन नहीं किया, आपके कुर्सी पर सवाल उठ सकता है। आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने भाषणों पर थोड़ा सा और ज्यादा फिल्टर करने की जरूरत है? आप जो कह रहे हैं भाषण फिल्टर नहीं किए जाते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको देखकर मजा आ जाने वाला है। किसको? सुधीर चौधरी जी को। हाँ जी, पूछो क्यों? क्योंकि भैया आज की इस वीडियो में वो निष्पक्ष नजर आ रहे हैं। वो इंटरव्यू ले रहे हैं किसका? योगी आदित्यनाथ जी का, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ डाले कि एक बार तो मुख्यमंत्री भी शॉक्ड हो गए होंगे कि यार मैं किस चैनल पर आ गया और ये कौन मेरा इंटरव्यू ले रहा है, ये गरिमा सिंह या फिर संदीप चौधरी तो नहीं है। क्योंकि उनके प्रश्नों की जो शैली थी वो सीरियसली शॉक करने वाली थी। आपको यकीन नहीं आएगा कि सुधीर चौधरी उफ तिहारी बाबा भी ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। यार सच में इस डिबेट को देखकर आपको मजा आ जाने वाला है। पहली बार आप सुधीर चौधरी को निष्पक्ष देखोगे, जो कि मोदी जी के फेवरेट चाटुकार रह चुके हैं। हालांकि पीछे भी उन्होंने एक दो बार प्रमाण दे दिया है। जब उन्होंने स्मृति ईरानी का इंटरव्यू लिया उसमें उन्हें रगड़ के धोया। जब वो गए दिल्ली राजेंद्र नगर, कब? जब वो क्राइसिस हुआ था, जब 2 बच्चे बेसमेंट में डूबे थे, वहां पे जाके जो स्टूडेंट्स को उन्होंने इंटरव्यू लिया वो भी गजब था। उसके बाद जो विश्लेषण किया वो भी गजब था। एनीवे, ऐसा लग रहा है जैसे हवा का रुख बदल रहा है या फिर सुधीर चौधरी जी का ईमान जाग रहा है। जो भी है, आप इस वीडियो को देखो, आपको बहुत मजा आने वाला है। एनीवे दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ भारद्वाज और आप देखना शुरू कर चुके हैं फिरकी ले ले। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन वाले बटन को भी पुश कर दीजिएगा ताकि इस चैनल के सभी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ज्यादा समय नहीं खराब कर, सबसे पहले रिएक्शन वीडियो को देख लेते हैं और इस पे देते हैं हम अपना रिएक्शन। मुझे आप लोगों का भी रिएक्शन चाहिए। आपको पता है ना कहाँ पे आपको रिएक्शन देना होगा, कमेंट बॉक्स में। तो प्लीज कमेंट करना मत भूलिए। और दोस्तों, चैनल का रीच बहुत घट चुका है, मुझे आप लोगों की हेल्प की जरूरत है। प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस रिएक्शन वीडियो को। योगी जी, आपका अपना आकलन अखिल भारतीय स्तर पर बीजेपी के लिए क्या है? देश के अंदर हर एक व्यक्ति का यह मानना है कि देश के अंदर जो जातिवाद की राजनीति चली आ रही थी, क्षेत्रवाद भाषावाद की राजनीति थी, मत और मजहबवाद की राजनीति थी, उस राजनीति को यथार्थवाद में लाने और विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो मोदी जी को जाता है। और इसीलिए मोदी हैं तो मुमकिन है और यही यथार्थ है। यानी सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मोदी ही है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। एकदम। पर आपने कि मोदी जी की जो या बीजेपी की जो राजनीति है वो बांटने की राजनीति है। महाराष्ट्र में मराठा नॉन मराठा, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम, हरियाणा में जाट नॉन जाट, ये इस तरीके से बांटने की राजनीति है। जो लोग ना समझ हैं भारत के बारे में, जो लोग कुछ नहीं जानते, जिनके अपने स्वार्थ हैं इन नजरियों के पीछे, उस नजरिए के पीछे जिनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, स्वाभाविक रूप से उनसे इससे ज्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते आप। एक सामान्य उसमें भी अगर आप देखें, मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा है। क्या ये सच नहीं है कि भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा
आजादी के बाद की सबसे बेहतर स्थिति में है। 1.5 करोड़ लोगों के मकान दिए हैं मोदी जी ने। 4 करोड़ गरीबों को पहली बार आजादी के बाद पहली बार उनके घर में बिजली की लाइट जली है। गरीब महिलाओं को पहली बार रसोई गैस के दर्शन हुए हैं। और परिवारों में पहली बार शौचालय बने हैं। को पहली बार करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने की कार्रवाई हुई है। इसमें कहां फिर डिवाइड की बात आती है? मुझे याद है, देखिए, जिसने इन चीजों को देखा है, झेला है, उसको इसकी कीमत याद होगी। लेकिन एसी रूम में बैठ करके क्लब कल्चर की संस्कृति में पले पुसे लोग इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे। जो लोग आज ये सोच रहे हैं कि हम मोदी जी के समीकरण को बदलेंगे और देश की उम्मीदों पर पानी फेरेंगे, ये सब के सब धराशायी रह जाएंगे। और जिन लोगों को मकान मिले हैं, जिनको शौचालय मिले हैं, जिनको बिजली के कनेक्शन मिले हैं, जिनको रसोई गैस के कनेक्शन मिले हैं, जिन लोगों के जीवन में पहली बार जिनको भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था जिन्हें दी है, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मोदी जी ने, ये आवाज वहां से आ रही है। जी, जिनको महंगाई मिली है, जिनको बेरोजगारी मिली है, उनका क्रेडिट किसको दिया जाएगा? मोदी जी को ना। आगे देखते हैं वीडियो वो। और हाँ, पेपर लीक भी तो मिला है ना शायद, इसका क्रेडिट किसे दोगे? मोदी जी को ना। चलो आगे देखते हैं वीडियो को। अब इसमें मेरा अगला सवाल ये था कि 2014 में अगर आप 14 में मोदी जी का केवल नाम था, आज मोदी जी का नाम भी है, मोदी जी का काम भी है। और वास्तव में पहली बार योजनाओं का लाभ गरीब को मिला है, किसान को मिला है, नौजवान को मिला है, महिलाओं को मिला है। लोगों के मन में आप देखते होंगे, गांव में जाइए, आम जनता इस बात को बोल रही, मुखर होकर के बोल रही है। यद्यपि हमने चुनाव के लाभ के लिए ये सब काम नहीं किए, ये हमारे विकास के और सरकार के एजेंडे के हिस्से हैं, जिससे एक आम जन के जीवन में खुशहाली आ सके। प्रधानमंत्री जी एक बात को साफ कहते हैं कि शासन की योजनाएं लोक कल्याणकारी होनी चाहिए, बिना भेदभाव की होनी चाहिए, सबका साथ सबके विकास के अनुसार होनी चाहिए। शासन की योजनाएं लोक लुभावन नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में आपने देखा होगा, जाति और धर्म के नाम पर वोट बढ़ता है और इसीलिए जाति और धर्म की राजनीति भी होती है। आप जो बता रहे हैं सारे विकास के बारे में, जो जातिगत वोट बैंक है, जाति और धर्म के आधार पर नहीं, सिर्फ विकास के आधार पर। देखिए, एक चीज तो साफ है कि मोदी जी के आने के बाद आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे जी, जो लोग कहते थे हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, उनकी चौथी पीढ़ी आते आते आज जनेऊधारी हिंदू हो गए हैं। हो रहा है ना? जो लोग मंदिर जाना अपना अपमान समझते थे, आज कोई हनुमान मंदिर जा रहा है, कोई भगवान बुद्ध के मंदिर जा रहा है, कोई भगवान कृष्ण की बड़ी प्रतिमा लगाने की बात कर रहा है। ये सब बोल रहे हैं ना, एक व्यापक चेंज है, हमारी विचारधारा की एक व्यापक विजय है। हम जो चाहते थे अधूरे मन से ही सही, लेकिन कुछ लोगों ने अब ये खुल के विरोध करना बंद कर दिया। जो लोग कहते थे राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। आज उनकी नई पीढ़ी राम और कृष्ण की शरण में जाकर के वहां दंडवत कर रही है। आपका इशारा गांधी परिवार की तरफ कोई से भी हो जी, एक चेंज हुआ है। दूसरा, वास्तव में लोग इस बात को महसूस करते हैं कि मोदी जी के आने के बाद सुरक्षा भी है। और मुझे लगता है देश की राजनीति में व्यापक परिवर्तन हुआ है, हो रहा है। देखिए, मोदी जी के पक्ष में और मोदी जी के प्रति आम जन के मन में जो भाव है, बिना रुके, बिना थके, बिना डिगे, बिना झुके, जिस परिश्रम के साथ उन्होंने कार्य किया, मेहनत किया है, उसका फल पाने के अधिकारी मोदी जी हैं। और जनता उनको उस प्रकार का फल दे रही है, सपोर्ट करके, समर्थन देकर उनका फल दे रही है। एक दूसरा, ये मोदी हैं तो मुमकिन है। अगर आतंकवादी दुश्मन देश के घर में भी घुसा होगा तो वहीं घुस करके मारेंगे। ये क्षमता केवल मोदी जी के अंदर है। वार वाली पापा कहा गया देखो। और मोदी जी ने वो करके दिखाया है। आखिर यही उत्तर प्रदेश है ना, जहां पे 2005 से लेकर के और 2012-13 तक जगह जगह विस्फोट हुए थे। अयोध्या, काशी विस्फोट हुए थे। मोदी जी के आने के बाद पूरी तरह शांति है। आज आप देख रहे हैं ना उसका प्रभाव क्या है। और एक नई एंट्री हुई है इसमें, और वो है प्रियंका गांधी वाड्रा की। तो प्रियंका की एंट्री को आप कितना गंभीर मानते हैं? आप कि कांग्रेस की अब क्या अहमियत रह गई है? कोई वजूद नहीं है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा को के प्रतिकूल कितना अभद्र आचरण विपक्ष कर सकता है? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसके उदाहरण है। कांग्रेस तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में अभद्र टिप्पणी करता था, जिसने कहा था कि मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और जो करेगा उसको एक राशि घोषित करता है। दूसरा, समाजवादी पार्टी जो देशद्रोह के मामले में बर्खास्त हुआ हो, ये क्या बात करता है यार? देश के देशद्रोही तत्वों के साथ अपने संबंधों को उजागर करता हो और प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ भी षड्यंत्र करता हो,
ये तथ्य देश की जनता के सामने इसलिए आने आवश्यक हैं कि मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र है, व्यक्ति के खिलाफ नहीं, देश के खिलाफ षड्यंत्र है। और देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले राजनीतिक दल के लोग षड्यंत्र क्या होता है यार? मानते हैं तो देश की जनता को स्वयं उनके बारे में सोचना चाहिए। तो आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसी पर प्रियंका गांधी वाड्रा की नजर है। देखिए, हम कुर्सी से चिपके हुए लोग नहीं हैं। हमने सार्वजनिक जीवन में एंट्री की है सेवा की दृष्टि से। हमने कभी पलायन नहीं किया है। सम विषम परिस्थितियों में चुनौती से जूझने की आदत है। जब कभी भी कोई आपदा, कोई संकट प्रदेश के सामने आएगा, हम प्रदेश के साथ में होंगे। लेकिन जब भी प्रदेश और देश के सामने कोई संकट आएगा तो आज का गांधी परिवार या इटली में या इंग्लैंड में नजर आएगा, भारत में नहीं। तो आजादी के बाद 55 वर्षों तक, सर्वाधिक समय तक इस परिवार को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें 80 लोकसभा सीटों में सबसे पिछड़ी सीट कोई होगी, विकास में सबसे पिछड़ी सीट होगी तो अमेठी और रायबरेली आती है। पर मेरा सवाल यह है कि इसके अमेठी रायबरेली फिसड्डी आती है तो भाई साहब 5 साल तो आपकी पार्टी की भी सांसद स्मृति ईरानी जी रह चुकी हैं अमेठी में, वो क्यों नहीं विकास कर पाई? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना, इसका जवाब दे दो योगी बाबा प्लीज। आगे देखते हैं। बावजूद अमेठी और रायबरेली से आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हरा क्यों नहीं पाए? क्या कर सही है, मैं क्या करो ना, आप देखते रहिए यार। आप देख रहे होंगे ना बहुत सारी जगह मुस्लिम महिलाओं की पिटाई इस बात को लेकर हो रही है कि उन्होंने मोदी जी को वोट क्योंकि उन्होंने क्योंकि वोट मोदी जी को दे दिया। आप देख रहे हैं मुस्लिम महिलाओं के मन में, क्योंकि उन्हें मालूम है इस आधी आबादी को आजादी के बाद ईमानदारी से न्याय दिलाने का काम किसी ने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। जाति की दीवारें दरक रही हैं, क्षेत्र और भाषा की दीवारें दरक रही। भैंस खोल ले जाएंगे, ये भी शायद मोदी जी ने कहा था चुनावी भाषण में। और भी कुछ कहा था ना, और क्या क्या कहा था प्लीज कमेंट बॉक्स में जो बता देना मेरे प्यारे भाई और बहनों। आगे देखते हैं वीडियो को। क्यों दीदी परेशान है बंगाल में, क्यों परेशान है? अब वो कह रहे हैं कि जय श्री राम मत बोलो। आप सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं, मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, जबकि देखिए मेरी पूरे प्रदेश में सभी से बहुत अच्छी बनती है, मेरा किसी से विरोध नहीं है। मुझे एक बात बताइए, मुझे उत्तर प्रदेश, आप तो साल से उत्तर प्रदेश के बारे में देख रहे हैं, जान रहे हैं। किसी से विरोध नहीं है, पर हम अकबरपुर को तबाह कर सकते हैं, लेकिन हमारे किसी से कोई विरोध नहीं है। समझ में आ गई? आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में साल में कोई दंगा हुआ क्या? नहीं। उत्तर प्रदेश में किसी पर्व और त्योहार में कोई व्यवधान डाला गया क्या? उत्तर प्रदेश में शासन की किसी योजना, केंद्र या प्रदेश सरकार की कोई भी योजना रही हो, उस योजना में कोई भेदभाव किसी के साथ हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ। हाँ, भेदभाव होता था पहले, हमने उस भेदभाव को समाप्त किया। पर ऐसा हो सकता है कि योजनाओं में भेदभाव ना होता हो लेकिन बयानों में हो जाता हो। नहीं, मैंने क्या कहा ना, देखिए जो सच होता है वो बोलते हैं, और सार्वजनिक जीवन में आए हैं तो समझ के आए हैं कि सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। नहीं, जब मीडिया आपके बयानों को पकड़ता है ऐसे करके, मैं उसमें भी आ रहा हूं जी। सच बोलने की हिम्मत भी होनी चाहिए। तो आरोप मुझ पे तब भी लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हाँ पहले भेदभाव होता था, ईद पे आप बिजली देते थे, होली और दीपावली पे नहीं देते थे। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, ईद में भी मिलेगी, क्रिसमस में भी मिलेगी, गुरु पर्व में भी मिलेगी और होली दीपावली में मिलेगी, और हमने सबको समान बिजली दे दी प्रदेश में। और बिल इतना दे दिया कि भट्टे 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 तिजोरियां खाली हो जाएंगी भाई साहब। आगे देखते हैं। तो मैं जिस प्रकार का प्रदर्शन रहा बीजेपी का, कि क्योंकि अब आप उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, उसका बोझ भी बहुत ज्यादा है कि आप इस जिम्मेदारी से अपने आप को कितना दबा हुआ महसूस करते हैं या तनाव महसूस करते हैं। आपने वैसा प्रदर्शन नहीं किया, आपके नेतृत्व पर भी सवाल उठ सकता है, आपके कुर्सी पर सवाल उठ सकता है। देखिए हमने हर चुनौती को अवसर माना है, इसके दबाव में नहीं आते हैं, आप चिंता मत करिए। जैसे मैं सेवा के एक मिशन के साथ जुड़ा हूं, मुझे पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अवसर दिया है, मैं उत्तर प्रदेश में ही सेवा का कार्य कर रहा हूं। वास्तविक जीवन में एक सन्यासी हूं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। और विकास और कला का एक अद्भुत संगम हम प्रस्तुत करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने भाषणों पर थोड़ा सा और ज्यादा फिल्टर करने की जरूरत है आपको, या आप जो कह रहे हैं? भाषण फिल्टर नहीं किए जाते हैं, जरूरत के हिसाब से अपनी बातों को, कहीं क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में देने पड़ेंगे, ये जरूरत के हिसाब से दिए जाते हैं। अगर कहीं कोई संसद में खड़े होकर सिर्फ
2 लोगों का नाम लेंगे, 8-8, 9-9 लोग उसमें शामिल होंगे, किंतु हम सिर्फ 2 लोगों को देखेंगे, एक यादव और एक मुस्लिम। क्रिया पे प्रतिक्रिया देंगे। समझ में आ गई? आगे देखते हैं इस वीडियो को। वायरस फैला है तो उसका एंटीडोज भी उसी प्रकार से देना पड़ेगा। मेरे भाषण यूपी के वातावरण को खराब करने वाले लोगों को, जिस वातावरण को वर्षों में हमने सुधारा, जो लोग वातावरण को दूषित करना चाहते थे, उनके लिए एंटीडोज देना भी आवश्यक था। वो एंटीडोज अपने भाषण से मैंने दिया है। बंगाल में हमें हिंसा हुई है, यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, कहीं कोई हिंसा का एक समाचार भी नहीं आया है। ये एंटीडोज समय समय पे देने की आवश्यकता पड़ती है, इसको फिल्टर करने की आवश्यकता नहीं है। यानी आप देते रहेंगे ये एंटीडोज? मैंने कहा ना, समाज की जो आवश्यकता होगी, राष्ट्र की जो आवश्यकता होगी, एंटीडोज देने में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और मुझे लगता है एक हिंदू होने पे मुझे भी गौरव की अनुभूति होती है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। हाँ तो जी दोस्तों, आपने देखा इस वीडियो को देखकर आपको पता चल गया होगा योगी हमारे आदित्य महाराज कितने अच्छे मुख्यमंत्री हैं। वो गर्व से कहते हैं हिंदू हैं, हम भी गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। पर हिंदुओं की परिभाषा क्या है, मेरी आज तक ये समझ में नहीं आई। योगी जी की नज़र में हिंदू की परिभाषा क्या है, राहुल जी की नज़र में हिंदू की परिभाषा क्या है, और हम आम लोगों की नज़र में हिंदू की क्या परिभाषा है, ये तो आप भैया हमें कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं। एनीवे दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जो बताइएगा, और आपका इस वीडियो को लेकर जो भी सजेशन हो या आपको जो भी कुछ कहना हो, या इस वीडियो को लेकर आपको कुछ भी कहना हो, या मुझ पर कोई भी टिप्पणी करनी हो, आप कृपया कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।